हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज पार्ट 2 है। इससे पहले वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट 1 आ चुका है। ठीक है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी हमें वॉल्यूम निकालना होगा किसी भी पैरेललोपाइप का, तो उसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वेक्टर में आई के साथ कौन है 1, सेकेंड में आई के साथ -2 है, ठीक है, नीचे लिखना है। थर्ड में आई के साथ कुछ भी नहीं है तो 0। फर्स्ट वेक्टर में जे के साथ कौन है 2, सेकेंड में जे के साथ कुछ भी नहीं है, थर्ड में जे के साथ 7 है। ठीक है, फिर फर्स्ट वेक्टर में के साथ -1 है, वी के साथ वी में कौन है, सेकेंड वेक्टर में 3 है, और फोर्थ डब्ल्यू वेक्टर में क्या दे रखा है -4। तो बस ये आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर। आई जे के, यहाँ पर तो आई के साथ जो जो लिखा है तीनों वेक्टर्स में वो लिख दो, जे के साथ जो कुछ भी लिखा है तीनों वेक्टर्स में वो लिखो, फिर के साथ यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर के आने चाहिए, यहाँ पर सेकंड वेक्टर के और यहाँ पर थर्ड वेक्टर के, एंड देन आपको सिर्फ एक डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वही आपका वॉल्यूम हो जाएगा पैरेललोपाइप का। ठीक है, तो क्या करना है, 1 दिस माइनस दिस यानी -21 -2 कितना हो जाएगा 8 -0 -1 कितना होगा ये -14। तो ये हो जाएगा -21 -16 +14, तो ये -2 आ गया, ये -21 आ गया, तो कितना हो गया -23। तो जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना आया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -23। लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए जो हमारा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 23 क्यूब यूनिट, 23 क्यूब यूनिट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, वेक्टर एक ये दे रखा है, एक वेक्टर ये है, एंड थर्ड वेक्टर ये, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, और ये जो तीनों वेक्टर्स हैं किसी भी एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। मान लो ये आपका ट्राइंगल है, तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, वो तीनों उसने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट की है, एक 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट की है। तो उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल, इन तीनों में से कौन सा एंगल होगा जो मतलब इसने कहा है कि हमें एक एंगल निकालना है, वो एंगल इन दोनों के बीच का भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का भी और इन दोनों के बीच का भी। ठीक है, तो तीनों बारी हमें एंगल अलग अलग तरीके से चेक करना है। एक बार तो ये और ये वाला वेक्टर लेकर के हम एंगल चेक करेंगे। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा = अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, तो क्या करेंगे, cos थीटा = आई के साथ 2 है, आई के साथ 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया, प्लस जे के साथ -1 है, जे के साथ -3 है, तो -1 और -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा +3। के साथ -4 है, के साथ -5 है, -4 और -5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 20। अपॉन में आएगा अंडर एंड अंडर। फर्स्ट वाले वेक्टर में 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर, फिर -1 लिखा है उसका स्क्वायर, फिर -4 लिखा है उसका स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वेक्टर में आई के साथ 1 लिखा है उसका स्क्वायर, 3 लिखा है उसका स्क्वायर करना है, 5 लिखा है उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से करके हम 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 16 4 20 और 1 21, और ये हो जाएगा 35। ठीक है, 21 को लिख दो 3 × 7, 35 को लिख दो 5 × 7, तो √7 एक 7 तो बाहर आ जाएगा, 3 × 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ हमारा √15। ठीक है, ऊपर कितना है 25। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम अल्फा देखें तो cos इनवर्स 25/7 √15। अब चेक कर लो ये कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल उसने नहीं पूछ रखा है। ठीक है, तो वो हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब हम इसको और इसको करके सेम प्रोसेस करेंगे। अगर बीटा कोई एंगल है जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में है, तो क्या करेंगे, आई के साथ 1 है, आई के साथ 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई, जे के साथ -3 है, जे के साथ -4 है, दोनों की मल्टीप्लाई, के साथ -5 है, के साथ -4 है, कितना आया 20, तो वो। ठीक है, अपॉन में अंडर। यहाँ पर आई जे के साथ कौन कौन है, 1 उसका स्क्वायर, -3 उसका स्क्वायर, -5 उसका स्क्वायर, और के साथ इस सेकंड वेक्टर में क्या है, आई के साथ 3 है उसका स्क्वायर, फिर -4 है उसका स्क्वायर, फिर -4 है उसका स्क्वायर। ये हो गया 16 दूनी 32, और ये हो गया √41, ये हो गया आपका 35, ये हो जाएगा आपका 32 और 35। जब इससे इसे कैंसिल करोगे तो ऊपर इतना बचेगा, तो कहीं पर √35/41 दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमने 2
इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया तो वो तो हमें मिला नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एंगल हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 × 3 यानी 6 प्लस अगर गामा एंगल है दोनों के बीच में, जे के साथ -1 है, जे के साथ -4 है, कितना हो जाएगा 4 प्लस के साथ -4 है, यहाँ पर भी -4 है, 16 हो जाएगा यहाँ पर, 4 × 4 16, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 1 + 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, 9 + 16 + 16, 16 दूनी 32, 32 में होगा 41 और ये 16 4 20 और 21 हो गए, 16 4 20 और 6 26 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर हम गामा एंगल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स दिस। तो ऐसा तो कहीं पर ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है जहाँ पर 26 अपॉन ये दे रखा और ये हो, एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हमारा नन ऑफ दिस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि वेक्टर ए तो ये है, मतलब वेक्टर ए को आप इस तरीके से लिख सकते हो i 1 i फिर 1 j फिर 1 k, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, वेक्टर सी जो है वो इस टाइप से दे रखा है, तो मर्जी आपकी 0i + 1j + -1 k, ऐसे भी उसे लिख सकते हो, तो इतना लिखो सिर्फ, ठीक है। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं ये तो दे रखे हैं, उसने गिवन वेक्टर्स हो गए, उसके बाद उसने कहा है व्हाट विल बी द वेक्टर बी, बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। अगर आप a क्रॉस b निकालते हो तो c आ जाएगा, ठीक है। अगर आप a क्रॉस b निकालते हो तो c आ जाएगा। अगर आप a क्रॉस b निकालना चाहते हो तो हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, कैसे, a क्रॉस b अगर हम हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं i j के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, i j के यहाँ पर हो गया, ठीक है। वेक्टर b अगर हम कहें, वेक्टर b ऑप्शंस में से अगर हम चूज़ करें, ऑप्शन में से अगर हम चूज़ करें, ठीक है, तो हम ऐसा भी इसमें कर सकते हैं। देखो हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम a डॉट b लेंगे, क्योंकि इसने कहा है a क्रॉस b करते हो तो c आना चाहिए और वेक्टर a डॉट b अगर करते हो तो 10 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम डॉट के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए तो हमें पता है क्या है, ये भी मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। तो वेक्टर ए में उसने क्या दिया है हमें 1 1 1, ठीक है, और वेक्टर बी के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 10 आना चाहिए। करना क्या है, सिंपल, अगर वेक्टर बी ये होगा तो 4 × 1 + 3 × 1 + 3 × 1 आ जाएगा 10, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। 3 × 1 + 3 × 1 + 3 × 1 9 आएगा, 10 आना चाहिए, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इन सब से करके ऐड करना होता है, 10 मिलना चाहिए, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। 3 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 10 नहीं आएगा, 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 10 नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, और अगर हम इस पर डायरेक्ट ध्यान दे दें तो हमारा इस क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो उसने कहा है कि a और b जो हैं वो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। a और b दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो जिस प्लेन में ये है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना होता है। अगर a वेक्टर इधर है, b वेक्टर इधर है, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें कोई भी एक वेक्टर निकालना है। पहले वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर बाद में निकाल देंगे, ठीक है। अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें कोई भी वेक्टर निकालना है, दैट मीन्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, यानी इनके परपेंडिकुलर अगर हमें कोई भी वेक्टर निकालना है तो जिनके परपेंडिकुलर निकालना होता है उन्हीं का ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ए और बी के लिए अगर हमें कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो हम आई जे के लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर लिखा है तो उसमें आई जे के लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। आई जे के साथ कौन कौन है वो यहाँ पर लिख देंगे। सेकेंड वेक्टर में आई जे के साथ जो जो लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आई 6 - 6 + 9 - j -2 + 12 + k 6 + 24 कितना आएगा ये सॉल्व करके, 15i - 10j + 30k। तो ये जो वेक्टर आ गया, ये कैसा आ गया, ये आ गया हमारा, ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या फिर जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लिखे हुए हैं, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर बने हुए हैं उसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर होगा। अगर हम इस वेक्टर को मैच करें तो कौन से ऑप्शन से बैठता है, वैसे तो हमें ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसने कहा है यूनिट वेक्टर। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना होता है हमेशा, ये तो हमने वेक्टर निकाल लिया। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो अपॉन में अंडर रूट आई के साथ 15 है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ -10 है उसका स्क्वायर, के साथ 30 है उसका स्क्वायर,
इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1225। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1225, और 1225 जो होता है वो 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1225 जो होता है वो कितने का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है। तो उसका अंडर रूट करेंगे 35 आ जाएगा। किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 होता है, जैसे मैं कहूँ 35, अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है, एंड में अगर 5 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, 3 इंटू इससे नेक्स्ट नंबर 12 और पीछे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहचान लिया कि 12 जो होता है 3 इंटू 4 से आ रहा था। अगर 45 का स्क्वायर कहा जाए तो कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है, 4 से अगला नंबर 5 होता है, 4 5 या 20, ऐसा कर सकते हो। तो जब भी एंड में 5 होगा, 4 उससे नेक्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो और लास्ट में 25 लिख दो, तो हमें पता चल जाता है। तो ये कितना आ गया नीचे, 35 आ गया। अब 15/35, ये 35 तीनों के नीचे अलग अलग चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 5 जा 5 3 जा 5 7 3 5 जा, ये तो कटेगा नहीं, 5 3 जा 5 7 जा। ठीक है, 5 2 जा 5 7 जा, 5 6 जा 5 7 जा। तो 3/7 किस में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अदरवाइज हम ये ऑप्शन टिक कर देते। उसने कहा था यूनिट वेक्टर, तो जब भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको अंडर रूट में आई के साथ कौन है, जे के साथ कौन है, के साथ कौन है, तीनों के स्क्वायर ऐड करने हैं, तीनों का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, और फिर अंडर रूट उसका लोगे तो जो भी नीचे वैल्यू आएगी डिवाइड करके चेक कर लेना। इस टाइप से आपका ऑप्शन बनेगा। अदरवाइज आप ये भी ऑप्शन टिक कर सकते थे अगर आपको गलत करना होता तो। ठीक है, लेकिन हमें गलत नहीं करना, क्योंकि ध्यान हमारा एकदम इस पे जाएगा कि आ गया हम ये टिक कर देंगे। नहीं, उसने यूनिट वेक्टर कहा है तो हमें यूनिट वेक्टर ही निकाल के बताना है, जो कि ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि द वैल्यू ऑफ स्केलर पी सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो जब भी 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनसे डिटर्मिनेंट बनानी, उसको 0 के इक्वल रख देना है जब भी कोप्लेनर कहे। ठीक है, तो इस वेक्टर में कौन कौन है, 2 -1 और 1, 2 -1 और 1, i j k। ठीक है, फिर वही i j k 1 2 -3 1 2 -3, यहाँ पर i के साथ जो लिखे, यहाँ पर j के साथ, यहाँ पर k के साथ, 3p 5। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है और 0 के इक्वल रखनी है, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, 2 10 -10 + 3p + 1 5 + 9 + 1 p - 6 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 6p + 14 + p - 6 = 0। ये हो जाएगा 7p, ये हो जाएगा 34 में से 6 जाएगा तो 28 आएगा, -28 आएगा। p की वैल्यू जो आ जाएगी -4 आ जाएगी, तो इसका आंसर हमारा -4 हो जाएगा। तो जब भी 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो सिंपल आपको एक डिटर्मिनेंट बनानी है, उसको 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पर वो लिखने हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वेक्टर में i के साथ लिखे हैं, यहाँ पर वो लिखने हैं जो j के साथ लिखे हैं, थर्ड कॉलम में वो लिखने हैं जो k के साथ लिखे हुए होंगे। ठीक है, तीनों वेक्टर्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कि एक यूनिट वेक्टर है XY प्लेन में होगा। अगर कोई यूनिट वेक्टर XY प्लेन में है तो मान लिया वो वेक्टर V है, या फिर कुछ भी नहीं मानते, अगर कोई वेक्टर XY प्लेन में होगा तो वो कुछ इस टाइप का होगा, +0 के आप लिख सकते हो, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी XY प्लेन में होगा तो XI + YJ टाइप का होगा। अगर YZ प्लेन में होता YJ + ZK लिख सकते थे। ठीक है, ये जो वेक्टर है 45 डिग्री का एंगल बनाता है किस वेक्टर के साथ, i + j। तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, cos 45 = i के साथ कौन है x, i के साथ कौन है 1 प्लस, ठीक है, y के साथ और j के साथ y है, j के साथ 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई इतना, अपॉन में अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो √x² + y² होगा। सेकंड वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, i के साथ 1 है, j के साथ भी 1 है, उन दोनों 1 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 2। तो इतना हमारे पास आ गया। cos 45 होता है आपका 1/√2। ठीक है, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा √x² + y²। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इसके होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये जो है इसके होल स्क्वायर के बराबर है। दूसरा उसने कहा है कि 60 डिग्री का एंगल इस वेक्टर के साथ बनाता है वही वेक्टर, यानी अब की बार जो वेक्टर है वो 3i - 4j है। ठीक है, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो उसने पूछा क्या है हमसे, द वेक्टर विल बी, तो वो जो वेक्टर है वो क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दिस वेक्टर, कि एक वेक्टर है हमारे पास, वो इस वेक्टर के साथ तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन वही वेक्टर इसके साथ अगर बनाए तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। हम मान लेते हैं वो वेक्टर जो है आई है, तो आई प्लस जे के साथ आई जो बनाता है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि इस वेक्टर के साथ यानी 3i माइनस 4j के साथ i जो है वो कितने का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसने दिया है। हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि आंसर हमारा ये है। अगर आंसर ये है तो इसके साथ 45 डिग्री, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ऐसा है तो हम एंगल निकाल के देख लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू आई डॉट, क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना ऊपर, या फिर i के साथ 1 है, i के साथ 1 है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस j, यहाँ पर j के साथ 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो 0। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पर कौन है i के साथ 1, यहाँ पर कौन है j के साथ 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें कौन है अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट आई के साथ कौन है 1, उसका स्क्वायर, तो ये कितना आता है 1/√2। 1/√2 कॉस में 45 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से थीटा हमारा 45 आ जाता है, यानी ये दोनों तो आपस में 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो पहली वाली चीज़ तो सेटिस्फाई हो रही है, इसको भी चेक करके देख लो ये है भी या नहीं है। तो अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, करते हैं ट्राई, अगर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो मतलब इनके बीच में अलग था अल्फा मान लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर अल्फा एंगल है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, बस इधर जे के साथ ये, इधर तो जे के साथ कुछ भी नहीं है, अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 3/5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो हम कह ही नहीं सकते कि ये cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब आई जो ऑप्शन हमने चूज़ किया है वो सही नहीं किया है। आई जो हमने ऑप्शन चूज़ किया है वो सही नहीं किया है। अब हम पहले इसके ऊपर जाके देखते हैं, ये आपकी मर्जी है, इस पर भी ट्राई कर सकते हो। आई प्लस जे अपॉन √2, यही वाला कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन, आई प्लस जे अपॉन √2। ठीक है, तो दोनों का क्या करो, जैसे हम एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बनता है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, आई के साथ 1 है, आई के साथ 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2, प्लस जे के साथ 1 है, यहाँ पर जे के साथ 1/√2 है, तो ये भी 1/√2, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 ही आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 करोगे तो √2 ही ऊपर आएगा, तो ये तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर इसे 1 कहते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना। cos थीटा अगर 0 होता है तभी तो, cos 0 ही तो 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, थीटा की वैल्यू 45 आनी चाहिए थी, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करें तो यहाँ पर माइनस करके देखते हैं, पहले वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था इसलिए मैंने दूसरी चेक करके देखी, दूसरी को नहीं किया। अब मैंने इसको फर्स्ट वाली ही करके देखी तो नहीं किया, तो मैं सेकंड क्यों करूं। अब यहाँ पर हम ये वाला वेक्टर रख के देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो मैं सेकंड चेक करूँगी, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सेकंड हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, आई कितना होगा, अगर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो आई के साथ 1 है, आई के साथ 1/√2 कितना हो जाएगा 1/√2, प्लस जे के साथ 1 है और जे के साथ -1/√2 है, तो कितना हो जाएगा ये -1/√2। नीचे वाली वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कितना हो गया 0। अगर 0 कर देते हो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90, और 90 थोड़ा ही ना है, तो 45 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा नन ऑफ दीज होगा। तो बाय ऑप्शन अगर आप जाना चाहो तो इस तरीके से जा सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर सच दैट, फर्स्ट वेक्टर ये है, ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे, दोनों ही 1 आएंगे। ठीक है, उसके बाद कहा है इस तरीके से कि सच दैट a प्लस 2b वैक्टर एंड दिस वैक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो वैक्टर a प्लस 2b, दूसरा वैक्टर क्या है 5a माइनस 4b। अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर है तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर हम इनका निकालेंगे तो क्या होता है, वेक्टर फर्स्ट वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सेकंड वाला वेक्टर इज इक्वल्स टू, सिंपल हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस लिखा बीच में डॉट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट दिस, तो 5 वेक्टर ए डॉट ए, नंबर तो बाहर आ जाएगा। फिर इसी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो -4 ए डॉट बी प्लस 5 2 जा 10 बी डॉट ए
माइनस 4 टू जा 8 बी डॉट बी। ठीक है, अब ए डॉट ए जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही होते हैं, ये दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 6 ए डॉट बी। ठीक, और बी डॉट बी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए रख दें तो 1 होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी रखें तो वो भी 1 है। तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर जैसे ही रखी, 5 माइनस 8 कितना हो गया, 3। ठीक है, और ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तो ये चीज़ होता है। ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इतना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो 1 1 ही है, तो ये 6 कॉस थीटा माइनस 3 आ गया। ठीक है, और उसने कहा क्या कहा था कि ये जो दोनों है वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो अगर ये चीज़ 0 है तो दैट मीन्स ये भी 0 होगा। जिस चीज़ को हम सॉल्व करके ये लेके आए तो ये 0 है तो ये भी 0 होगा। तो कह सकते हैं कि 6 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, या फिर 3/6, या फिर 1/2। कॉस में 1/2 कब होता है, कॉस में 1/2 होता है जब आपको कॉस 60 दिया जाता है। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 60, या फिर क्या, बस ये तो हो गया। ठीक है, तो थीटा यानी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंगल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर यूनिट वेक्टर्स हैं यानी उनका मैग्नीट्यूड तो फिर से 1 हो जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। उसने कहा है कि सच दैट ए डॉट बी कॉस थीटा है। तो ए डॉट बी हमें क्या पता होता है कि ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ऑलरेडी उसने ये दोनों 1 1 दे रखे हैं तो इसकी जगह पे 1 1 रख करके ये चीज़ कॉस थीटा के इक्वल आएगी, जो कि उसने ऑलरेडी दे भी रखा है ऐसे ही। तो उसने हमें इसकी वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू। तो जब भी आपसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाए कि बाहर लगा रखा है ये एक लाइन इधर एक लाइन इधर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले इसका स्क्वायर बनाओ। ठीक है, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में इसका स्क्वायर बनाना। इसके स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो ए डॉट ए अगर आप करोगे तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये चीज़ होती है। तो अगर हमसे कहीं पर ये चीज़ दे, ए मतलब वेक्टर, ये भी वेक्टर ही दे रखा है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर बनाते हैं। क्योंकि अगर इसका स्क्वायर बनाएंगे तो उसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है कि हमें मैग्नीट्यूड पूछा था तो हमने इसका स्क्वायर बनाएंगे, और स्क्वायर में अगर है तो यानी दो उसी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा तो कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और इसको वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उल्टा बोल दिया मैंने पहले। ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ये सेम ही होते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा, डबल ऑफ दिस। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है, तो इसकी जगह पर भी 1 लिख सकते हो, इसकी जगह पर भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 2। ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू उसने डायरेक्ट हमें दी हुई है, कितनी, कॉस थीटा। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा था, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 + कॉस थीटा। ठीक है, या फिर कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, रखो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1। कॉस थीटा को ये लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा/2, और इधर क्या चल रहा है, ये चीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो जब दोनों साइड से आप स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर कॉस थीटा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, उसने कहा है 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों दे रखे हैं हमें। तो इसने कहा इनमें से कौन सा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है,
अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हो तो इन दोनों को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो डिफाइन है, ठीक है। अगर वेक्टर ए है वेक्टर बी, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो निकल जाता है दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको कोई भी एक नंबर मिलेगा, मान लिया हमने के, ठीक है। तो अगर के मिलता है और वेक्टर ए आप यहाँ पर लिख दो तो कोई दिक्कत है, इस चीज़ को भी आप डिफाइन कर सकते हो कि के से पूरे वेक्टर में इंटू कर दी जाएगी, ठीक है। अब ये वाला देखो, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हो, ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो ये फिर से i प्लस जे प्लस के इसी टाइप की फॉर्म में होगा, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखो, ठीक है। तो a क्रॉस बी अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो कुछ इस फॉर्म में होगा। और फिर अगर आप यहाँ पर ये वाला a वेक्टर लिख दो, इनके बीच में ना तो डॉट प्रोडक्ट है ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये कैसे डिफाइन हो गया, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इनके, क्योंकि उसने कहा था कौन सा डिफाइन नहीं है वो हमने बताना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है डिफाइन नहीं है, या तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता, अगर आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करना चाहते हो या तो आप डॉट प्रोडक्ट लिखोगे उनके बीच में या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सिंपल आप नंबर थोड़ा ही नहीं है कि 2 × 3 या फिर 2 है और 3 है तो आप इसको कह दो कि ये तो 2 × 3 6 हो जाएगा। सिंपल नंबर्स ये नहीं है, तो जब भी दो वेक्टर्स लिखे हुए होंगे तो या तो उनके बीच में डॉट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी वो चीज़ डिफाइन है, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं है। यहाँ पर ए डॉट बी एक नंबर आता है, तो नंबर से तो हम पूरे वेक्टर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स और वाई यूनिट वेक्टर्स हैं, तो अगर एक्स और वाई यूनिट वेक्टर्स हैं दैट मीन्स हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। आगे उसने कहा है कि फाई जो एंगल है एक्स और वाई के बीच में है, जो दो वेक्टर्स एक्स और वाई है उनके बीच में जो एंगल है वो फाई है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ निकालनी है। अगर हमें ये चीज़ निकालनी है तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो इसका स्क्वायर निकालो। इसके स्क्वायर का मतलब होता है दिस डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये वेक्टर है, एक्स और वाई वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा एक्स डॉट एक्स, फिर एक्स डॉट माइनस एक्स डॉट वाई, फिर माइनस वाई डॉट एक्स, फिर माइनस 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 प्लस वाई डॉट वाई, और एक्स एक्स दोनों ही वेक्टर हैं, एक्स और वाई वेक्टर हैं, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा एक्स डॉट वाई और इसका मतलब हो जाएगा एक्स डॉट वाई, क्योंकि एक्स डॉट वाई और वाई डॉट एक्स दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसे डबल करके ही लिख दो, ये क्या हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू भी कितनी है, ये प्लस आएगा, सॉरी 1 है, तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स डॉट वाई आ गया। एक्स डॉट वाई को हम क्या ये नहीं लिख सकते मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वाई इंटू कॉस थीटा, उनके बीच में जो एंगल है वो फाई है, सॉरी अगर उनके बीच में एंगल फाई है तो कॉस फाई लिख सकते हैं ऐसे। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और वाई कितना है, 1 है, तो 1 माइनस कॉस फाई। अब 1 माइनस कॉस फाई, यहाँ पर हम कॉस फाई की वैल्यू रख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। कॉस फाई का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब जब जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, और इधर क्या चल रहा था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या होगा ये 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 साइन फाई बाई 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू आई है 2 साइन फाई बाई 2। हमें तो 1/2 से और मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 भी गायब हो जाएगा, तो आंसर हमारा सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस, तो इसमें क्या है हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो जब भी हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो जिस वेक्टर के ऊपर निकालना है, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जिस वेक्टर के ऊपर निकालना है, इसके ऊपर निकालना है, तो इसको लिखो और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिखो, यहाँ पर वेक्टर ए लिख दो, बस इतना काम आपने करना है, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगा। जिस वेक्टर का निकालना है दैट डॉट प्रोडक्ट, जिसके ऊपर निकालना है वो वेक्टर और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड, √4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 16 + 16 + 49 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 इसमें जोड़ेंगे 11 7 81, ये हो जाएगा 81। 81 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। ये कितना आएगा i डॉट i, तो 1 × 4 4, -2 × -4 8, 1 × 7 7/9, 8 × 4 12, 12 7 हो गया 19, 19/9 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 19/9 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर डिटेल्स
डिटेल्स बैच का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको बैचेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है।